सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bull Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। नेल्सन मंडेला की कहावत है कि किसी कौम को बतौर मजमूई देखना है या किसी कौम की बतौर मजमूई सोच को परखना है तो उनके अंदर से पैदा होने वाले लीडर्स की सोच को परखा जाए। लेकिन पाकिस्तान में मामलात जरा मुख्तलिफ हैं, इस वजह से क्योंकि हम तीसरी दुनिया हैं। इस वजह से क्योंकि हम तीसरी दुनिया है, शायद इसीलिए हमारे लीडर्स की सोच इंतहाई सतही होती चली जा रही है। इसे कौमी गिरावट कहिए, सोच की गिरानी कहिए, या फिर हमारे लीडर्स का अलमिया, इसे आप शुमिये किस्मत भी कह सकते हैं। लेकिन हम अपने गिर्द मौजूद लीडर्स के मुंह से मर्ग या फिर बीमारी के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग होते हुए देखते चले आते हैं। फिर चाहे मुशाहिदुल्लाह खान साहब की वफात हो या फिर इमरान खान साहब का कोरोना से मुतासर होना, ये दो एक्सट्रीम्स हैं, दो तरफ की एक्सट्रीम्स हैं। दोनों जानिब से हमेशा दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं और एक्सप्लॉइट किया जाता है। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब जब वफात पा गए तो उसके बाद भी सोशल मीडिया पर एक हैजान था, यानी उनकी वफात के ऊपर ताज़ियत करने के बाद लोगों को सुनना पड़ रहा था कि कौन से इतने अच्छे शख्स थे जिसके लिए आपने ताज़ियत की है। और अब जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और खातून अव्वल दोनों को कोरोना हो चुका है, तो उसके बाद अगर अपोजिशन की लीडरशिप की क़यादत की जानिब से इस तरह के जुमले सामने आते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद अगर कोरोना हुआ है तो या तो कोरोना फ्रॉड है या फिर वैक्सीन फ्रॉड है, तो इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है। आप कम अज कम इस गम की घड़ी में या फिर इस कैफियत में, जिस कैफियत में कोई मुतासर है, तो आप उनका मदावा नहीं कर सकते, तो कम अज कम इस तरह की बातें कहकर अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग को बढ़ावा तो मत दीजिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब मौलाना जरूर हैं, लेकिन उनके इस जुमले के बाद उन्हें डॉक्टर मौलाना फजलुर रहमान कहने को दिल करता है। इस वजह से क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि कोविड-19 है क्या, उन्हें यह भी नहीं पता कि वैक्सीन किस नौइयत की वैक्सीन है, उन्हें यह भी नहीं पता कि वैक्सीन एंटीबॉडीज कब बनाती है, कितने शॉट्स लगने के बाद एंटीबॉडीज बनते हैं। और किसी भी लीडरशिप की जानिब से इस तरह के जुमले आना पूरी कौम की तर्जुमानी करता है। और वो लीडरशिप कहती है कि वो नाम निहाद और खुद साख्ता तौर पर तमाम अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये बहुत बड़े अलमिये वाली बात है। बात यहीं पर नहीं रुकती है, इससे आगे बढ़ती है और यह कह देना कि फॉरेन फंडिंग केस से मुंह चुराने के लिए खान साहब ने यह ड्रामा रचाया है। उनके जुमले कोट एंड कोट का मतलब यही निकलता है कि जैसे खान साहब ने अपने आप को बचाने के लिए ड्रामा रचाया है। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि 2014 से अगर एक केस, फॉरेन फंडिंग केस चलता आ रहा है, तो उस वक्त से लेकर अब तक अगर इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई खातिर ख्वाह, तो अब अगर कोरोना के बायस नहीं होगी तो इसका सारा मलबा आप खान साहब के ऊपर डाल देंगे। मतलब ये बात सोचने की है। और खान साहब के भी सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि जब आप किसी के ऊपर कंकर, पत्थर या बड़ा पत्थर फेंकेंगे तो वापसी में आपको फूलों की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। ये बतौर मजमूई एक अखलाकी इन्हितात है, इस अखलाकी इन्हितात से हमें निकलना होगा। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग पॉइंट स्कोरिंग। हैशटैग पॉइंट स्कोरिंग। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहिजा कर। लेडीज एंड जेंटलमैन, एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट, अवामी लीडर्स की सोच को सलाम। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान में शामिल हैं जनाब अली मोहम्मद खान साहब। आप वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर हैं। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोर रहनुमाओं में से एक हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब। आप साबिक डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट हैं, जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप का फ्रंट फेस हैं और आप नायब भी हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब के। और हमारे तीसरे अहम तरीन गेस्ट पैनलिस्ट आज के जनाब डॉक्टर जावेद अकरम साहब, मारूफ मुआलिज हैं, आप वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के, और आपने एक्सक्लूसिवली हमारे लिए टाइम निकाला है। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब से होगा। हैदरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।
वजीर आजम साहब को वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना होना या तो कोरोना फ्रॉड है या फिर वैक्सीन फ्रॉड है, ऐसा कहना है मौलाना फजल रहमान साहब का। यह बयान सतही सोच की अलामत नहीं है मौलाना साहब? और अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज आप इस बयान की वजाहत करना पसंद करेंगे मौलाना साहब के? ये सवाल मुनासिब तो बनता नहीं है, लेकिन अगर आप जरूरी समझते हैं तो फिर मौलाना साहब की तरफ रुजू करें। हर बात को सवाल बना के और कौम को बताना कि ये कोई एक मसला है, तो मैं तो कम से कम नहीं समझता कि ये कोई सवाल है। अगर आप सवाल समझते हैं तो फिर जिसने ये कहा है वही इसकी वजाहत फरमाएंगे। मौलाना साहब, लेकिन बात यह है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कोई बात करते हैं तो उनकी टीम में से किसी लीडर को या स्पोक्स पर्सन को ही सामने रखकर उसे सवाल किया जाएगा ना कि डायरेक्ट मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से वक्त लेता फिरूंगा कि आपने एक बात की थी तो मैं आपसे जवाब लूं। अब इतना बड़ा बयान दे दिया है मौलाना फजल रहमान साहब ने, और उनकी मंतक यह है कि खान साहब ने ड्रामा रचाया है और फॉरेन फंडिंग केस से बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। आप वजाहत कर दें, आप उनके नायब भी हैं, आप साबिक डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट हैं, आप सीनियर रहनुमा हैं जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के। कल तो मौलाना साहब की खबर चली थी कि जब उन्होंने इमरान की बीमारी का सुना तो उन्होंने कहा कि हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इमरान को सेहत दे। अब ये आपने जो बात बताई है इसका बिल्कुल भी मुझे इल्म नहीं है कि मौलाना साहब ने कोई ऐसी बात कही है कि इमरान बीमारी का ड्रामा कर रहा। तो अगर मौलाना साहब ने कहा है तो बिल्कुल सच कहा है, क्योंकि इमरान ड्रामे तो करते रहे हैं, वादे करते हैं, वादों की खिलाफ वर्जी करते हैं, फिर कहते हैं, कहा जाता है उनसे कि आप ये जल्दी क्यों यू टर्न लेते हैं, तो कहता है कि यू टर्न लेते लेते मैं वजीर आजम बन गया हूँ। तो ड्रामे तो उसके चलते रहते हैं। मौलाना साहब ने अगर कहा है तो बचा कहा है, लेकिन इस बात का मुझे इल्म नहीं। मौलाना साहब, आपकी जानिब से कम इस बयान की मजम्मत तो आनी चाहिए थी। बीमारी किसी को भी हो सकती है, वो फजल रहमान साहब को भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। अगेन फॉरेन फंडिंग केस की जहां तक बात है वो 6 साल से चल रहा है, 6-7 साल हो गए, और अगर उसमें ले तो लाल होना होता तो पहले हो चुका होता। अब एक बीमारी है, एक वबा है, बहुत सारे लोग पूरी फैमिलीज के साथ बीमार हो रहे हैं। आप फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर एक लेबल लगाकर किसी के ऊपर बाकायदा इल्जाम लगा रहे हैं, इससे बड़ा इल्जाम तो हो नहीं सकता। आप फॉरेन फंडिंग केस की बात करें, ड्रामे की बात तो ना करें कम से कम मौलाना साहब। देखिए, फॉरेन फंडिंग तो एक मुसल्लमा केस है और अब तक इस केस पर फैसला न आना ये बड़ी बदजानती है, बल्कि खान साहब और हुकूमत की मिलकर दबाव है कि आज तक इस केस को दबाए रखा। हमारी चाहत है, हमारा मुतालिबा है कि इस केस पर फौरन फैसला दिया जाए। केस का ताल्लुक खान साहब की बीमारी से नहीं है, केस का ताल्लुक अदालत से नहीं है। अदालत ने फैसला देना है। अगर खान साहब कोरोना की वजह से हाजिर नहीं हो सकते तो उनके वकला है, उनके अथॉरिटीज है, वो हाजिर हो सकते हैं। खान साहब के इस कोरोना का जवाब बना के केस को पेंडिंग में रखना किसी तरह भी जायज नहीं। मौलाना साहब, आपने मेरी बात को सेकंड किया है, बराए कर मेहरबानी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहाना नहीं बनाया जा सकता है, कोई वकील पेश हो सकता है, कोई दूसरा पेश हो सकता है, लेकिन आप कम से कम इसकी मजम्मत तो कर सकते हैं। आपकी अपनी क्या राय है बाय द वे कोरोना को लेकर, जो खान साहब को हुआ है या खातून अव्वल को हुआ है? आपकी अपनी क्या राय है? आप छोड़िए मौलाना साहब को, अपनी राय बता दीजिएगा प्लीज। दस्ती मुझसे कहलवाना चाहते हैं कि मैं भी वो जुमले कहूँ। यार अजीब आदमी आप देखें, मैं फिर उसी बात पे आता हूँ कि मौलाना साहब मेरे लीडर हैं, मैं उस लीडर की बात की रद्द कैसे कर सकता हूँ? जो मौलाना साहब ने कहा है ठीक कहा है। इमरान ड्रामेबाज है, इमरान जो है वो तिरकड़बाज है। इमरान की जिंदगी ऐसी गुजरी है, शादियां करता है तो कई साल छुपाता है, फिर शादी करता है तो इद्दत पूरी नहीं होती। ये क्या क्या उसने ड्रामे नहीं किए, तो अब उसने कोई ड्रामा किया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसी बातों को छोड़ो किसी के जात से मुतालिक हो। अगर मौलाना साहब ने कहा है तो बिल्कुल ठीक कहा है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, सर आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मैं अली मोहम्मद खान साहब की जानिब जाऊंगा। अली मोहम्मद खान साहब, एक तो हमारे मुल्क का
अखलाकी इन्हतात इस हद तक गिर चुका है कि क्या कहिए, मतलब इसके ऊपर बात कीजिए तो किस तरह कीजिए। चाहे सोशल मीडिया पर दो एक्सट्रीम्स को हम देख लें, दोनों तरफ से इसी तरह ही बात होती है, और जब लीडर्स इस तरह की बात करने लग जाएं तो फिर क्या कहा जाए। मौलाना साहब का बयान आपकी नज़र से गुजरा होगा, आप ही बता दीजिए, क्या ये फॉरेन फंडिंग केस से बचने के लिए ड्रामा किया गया है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से? अली मोहम्मद खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद। सबसे पहले तो मैं जो गफूर हैदरी साहब ने ज़बान इस्तेमाल की है स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ। स्ट्रांगली अनबिकमिंग ऑफ अ सेनेटर, व्हाट टू से ऑफ अ फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन सेनेट, जो जिस तरीके से उन्होंने अपने मुल्क के वज़ीर आज़म को, उनको वज़ीर आज़म बेशक आप ना माने, पाकिस्तानी तो हैं, मुसलमान तो हैं, नो डाउट, जिस तरीके से आपने उनको मुखातिब किया है, शुरू से ही मैंने देखा। आपने इनसे मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयान का पूछा, इन्होंने जिस तरीके से खान साहब को मुखातिब किया जी, हमारे नॉर्मल मशरिकी रिवायात, व्हाट टू से ऑफ इस्लाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तारीफ़ की गई कुरान अज़ीम शान में, तो उनको फरमाएगा कि इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, बेशक आपका अखलाक सबसे अजीम तर है। और उन्होंने कुफ़ार मक्का के साथ जिस तरह से रवैया और अखलाक रखा, उनके अखलाक से लोग मुतासिर होकर इस्लाम की तरफ आए। आज के जो सब नहीं लेकिन कुछ जो सियासी उलमा मौजूद हैं जी, क्या इनका ये अखलाक किसी नौजवान को मुतासिर कर सकता है जो थोड़ी बहुत समझ बूझ रखता हो? कि मैं इस वक्त इनके लीडर को मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त। और ये मेरे लीडर को इमरान कह रहे हैं। उम्र में भी शायद वो उनसे बड़े हों। अगर मैं उनके लीडर को, मेरे मुंह पे वो अल्फाज नहीं आते, मैं नहीं कह सकता उनको फजल, मैं उनको कहूँगा मौलाना फजलुर रहमान। मुझे मेरी अखलाक, मेरी माँ की तरबियत और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना इजाज़त नहीं देती। जहाँ तक बीमारी का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ इन पे कमेंट करना मैं अपनी तौहीन समझता हूँ। ये इस काबिल नहीं है गफूर हैदरी साहब की इनकी बात पे मैं कमेंट करूँ, चाहे जाए कि इनके लीडर के कि बीमारी पे तो दुश्मन भी जो है दुआ देते हैं। बीमारी पे तो पाकिस्तान के दुश्मन इमरान खान साहब को दुआ दे रहे हैं। एक आदमी की दुआ मैंने कम से कम कबूल नहीं की, मैं मोदी, क्योंकि मोदी कश्मीर में मुसलमानों का कातिल है। बाकी पूरी दुनिया से आई हैं दुआएं, आई हैं मुसलमान ममालिक के सरबराहान ममलकत, अपोजिशन लीडर एहसन इकबाल साहब की तरफ से आई है, बिलावल साहब की तरफ से आई है, कायरा साहब का भी आपने सुनाया है, इनकी जमात के कुछ लोगों ने दुआएं भेजी हैं। ये तरीका, ये अखलाक जो है हम जो है वो सिखा रहे हैं। मैं समझता हूँ बहुत बुरी बात है। इस तरह से तो आपका तो काम तरबियत करना है। आप तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेंबर मुबारक, मेंबर अज़ीम शान में, आपने तो हमारी तरबियत करनी। जिस तरह की अभी गुफ्तगू हुई है, किसी न्यूट्रल खुदा लगते आदमी को बैठा के उनके फैसला कराएं कि ये है हमारे लोगों के अखलाक, जिस तरीके से उन्होंने उनकी ज़ाती ज़िंदगी को बगैर किसी सबूत के उछाला है, और वो भी एक बीमार शख्स के जो इस वक्त अल्लाह उनको शिफा दे, ज़ाती ज़िंदगी पे अटैक करना, ये कहना कि ड्रामेबाज है, फलाना है। मैं तो नहीं कहूँगा कि वो कौन था जिसने फतवा दिया था, फारूक जमील साहब जी, कि इस्लाम में खातून की हुकूमत जायज़ नहीं है, और फिर कुछ परमटों, कुछ चीज़ों पे बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत जो शहीद हुई उनके साथ फिर वो हुकूमत का एक हिस्सा बने। यही लोग, मैं तो नहीं, यही लोग थे। आपको कहना चाहिए सर, नहीं चाहता, ओपन एंडेडली कहना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इनके साथ उस तरह की डिबेट हो, क्योंकि ये लोग अब इस काबिल ही नहीं है जिस तरह की इनके लीडर ने बात की है। लेकिन दो बातें मैं करूंगा जी, प्लीज। जब मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा बीमार हुई, उस वक्त हम अपोजिशन में थे और मैं बनीगाला था, मीटिंग थी जी। खान साहब ने स्ट्रिक्टली फॉरबिड किया कि कुलसूम बीबी सियासत में नहीं है। जो लोग सियासत में होते हैं उनके सियासी चीज़ों पे आप क्वेश्चन करें। कभी भी कोई नहीं कह सकता कि इमरान खान साहब, जो मैं अपनी पार्टी के संजीदा लीडरों की बात कर रहा हूँ, कि इमरान खान साहब खुद या शफकत साहब या असद उमर साहब या शाह महमूद कुरैशी साहब या स्पीकर असद कैसर साहब या मैं या कोई भी जिम्मेदार आदमी, कभी उन्होंने इनकी जमात के वो लोग जो सियासत में नहीं है उनका नाम कदर लिया, वो नंबर 1, और जो सियासत में है उनके सियासी पोजीशन को हमने हमेशा क्वेश्चन किया, जाती जिंदगी को टच नहीं किया। कुलसूम बीबी जब बीमार हुई, खान साहब ने मेरी मौजूदगी में सबको मना किया कि उन पे कोई बात ना हो और बीमारी पे सिर्फ दुआ करें, और उन्होंने खुद ट्वीट किया। अली मोहम्मद खान भाई, अली मोहम्मद खान साहब, दिस इज वेरी वाइज ऑफ यू, दिस इज वेरी वाइज ऑफ यू। सॉरी, कथा कलामी की माजरत चाहूंगा। साहब बीमार हुए, मुल्क से बाहर जा रहे थे, ये भी मेरी बात सुने जी। मैं उस काबीना में उस वक्त मौजूद था।
जब ये फैसला हो रहा था कि मियाँ साहब को जाने दिया जाए या ना दिया जाए, खान साहब एक डेमोक्रेटिक आदमी है, सबसे फैसला करवाया कि क्या राय है, और उन्होंने ये कहा कि इसका जो भी फैसला हो, लेकिन उनकी बीमारी को आपने उस वक्त उन्होंने मना किया। क्या अली मोहम्मद खान साहब, आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है, दिस इज वेरी वाइज ऑफ यू, लेकिन आपकी अपनी पार्लियामान के अंदर मौजूद जो लोग हैं, बहुत सारे, मैं उनके नाम भी ले सकता हूं, वो जब बात करते हैं तो जातियात पर वो भी उतरते हैं माजरत के साथ, क्योंकि मुझे नाम लेते हुए भी शर्म आती है, उनके इलेक्टेड लोग नहीं हैं, लेकिन वो करते हैं बात। फारूक साहब देखिए मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, हम आखिर को सब दोस्त हैं इस्लाम के लिहाज से, पाकिस्तानी हैं हम वतन हैं। मौलाना साहब का मैं एहतराम करता हूँ, अभी भी सामने बैठे हैं जी। जो भी इन्होंने मेरे लीडर के बारे में बात की है, इनके सर पे अमामा शरीफ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी है, मेरी छोटी सी दाढ़ी है, इनकी दाढ़ी मेरे से ज्यादा बराबर है, सुन्नत के मुताबिक है, मेरे तो मुंह में, मैं इनके बारे में कोई बात नहीं कर सकता। बस ये मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो गुफ्तगू फरमाई है मेरे लीडर और कंडेमेबल है सर, आपकी इजाजत से उस पे कोई फख्र नहीं मैं। लेकिन एक बात और भी जी, ये तो चले इखलाकियात वाली बात होगी, जो भी है पता नहीं हम लोग में इखलाकियात भी है भी कि नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि फजल रहमान साहब ने, मौलाना साहब ने जो बात की है, उससे दो बड़े नुकसान होंगे। देखें, मैं फजल रहमान साहब को यहाँ स्ट्रेट अवे हेड ऑन निगेट करता हूँ, रिफ्यूट करता हूँ, उनकी बात को रद्द करता हूँ दो वजूहात पे। देखें, ना कोरोना ड्रामा है, कोरोना बीमारी है। आज मैं अपने इलाके में एक जनाजा पढ़ के आया हूँ, क्या करें, जनाजा तो पढ़ने जाना है, जनाजा पढ़ के आया हूँ। वो मौसूफ जो हैं वो कोरोना से फौत हुए हैं, और उनका एक भाई 20 दिन पहले फौत हुआ है। मेरे अपने गाँव के पास मैं इस गाँव में हूँ, 5 किलोमीटर फासले पे ये हुआ है। गाँव के इलाकों में फौतगियां हो रही हैं। मेरे अपनी फैमिलीज में मेरे अंकल्स, मेरे कजन्स, बहुत से लोग बीमार हुए हैं। ये रियलिटी है, कोरोना रियलिटी है, वैक्सीन भी ड्रामा। अली मोहम्मद भाई आपकी इजाजत से देखिए, हमारे पास टाइम है, अभी टाइम है, ये मेरी बात सुन, आपकी इजाजत से मैं आखिरी बात ये है कि देखें, हम सब अगर इस तरह की नॉन टेक्निकल बातें करेंगे, लीडर हैं फजल रहमान साहब अपनी जमात के और मुल्क के काफी लोगों को फॉलो करते हैं। देखें, इससे उलमा का एक, लोगों की नजर में उनकी वक़्त कम होती है कि एक बीमारी है, वो भी रियलिटी है, वैक्सीन है। सर मैं डॉक्टर साहब को शामिल करता हूँ, अली भाई मैं डॉक्टर साहब को शामिल करता हूँ। डॉक्टर कोई महसूस नहीं करते। डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, टेक्निकलिटीज तो वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत माजरत, आपको वेट करना पड़ा काफी देर तक। मुझे ये बताइएगा कि वैक्सीन लगने के बाद कोरोना का होना क्या इतना ही लायानी है, या फिर ये हो सकता है जिसके ऊपर इतनी बड़ी सियासत हो रही है, चले सियासत को साइड पर रख दें, टेक्निकली बताइएगा, एक शॉट लगने के बाद अगर कोरोना हो जाता है तो ये पॉसिबल है कि हो सकता है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, हकीकत ये है कि अभी दुनिया में तकरीबन हमारे पास 97 किस्म की वैक्सीन आ चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। लेकिन ये मैं बताता चलूँ कि कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं आई जो 100% करामद हो। तकरीबन 65% से 90% तक इनकी एफिकेसी है, और वो भी तब है जब इनका वैक्सीन शेड्यूल पूरा हुआ हो। और देखें, वैक्सीन जो है वो जब लगती है तो वो 1 या 2 दिन या 5 दिन या 1 हफ्ते में कोई प्रोटेक्शन नहीं कॉन्फर करती। उसका मिनिमम टाइम जो आपको ज़रूरत है कि वो कुछ ना कुछ एंटीबॉडीज़ न्यूट्रलाइजिंग बनाए, ताकि आपकी जो वायरस है जो आपके जिस्म में खुदा ना खास्ता एंटर हो, उसको न्यूट्रलाइज करे। तो वो 3 हफ्ते है, 3 हफ्ते से वो शुरू होती है प्रोटेक्शन, और मैक्स जो 28 दिन पे 1 डोज की होती है, और उसके बाद आप दूसरी डोज लगाते हैं ताकि वो बूस्टर। और अब तो जो इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी ट्रायल कर रही है वो 3 डोजेज वैक्सीन है, ZF 2001। और जैसे, लेकिन इसमें ये देखें, ये हम क्योंकि ट्रायल कर चुके हैं कैंसाइनो का 18,000 वॉलंटियर्स का, तो इसमें बहुत सारे केसेस ऐसे हुए, जैसे हमारे अब्दुल अजीज प्राइम मिनिस्टर साहब का हुआ कि उनको वैक्सीन लगी और उसके दूसरे 36 घंटे या 48 घंटे में उनको कोविड हो गया। इसका सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन है साइंटिफिक, कि वो ऑलरेडी अनफॉर्चुनेटली हार्बर कर रहे थे, उनको लग चुकी थी ये वायरस किसी ना किसी मिलने वाले से कोई कम से कम 1 हफ्ता पहले, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वायरस का तकरीबन 8 दिन से 13 दिन, कि ये इसका मतलब ये है कि क्वाइसेंट पीरियड है, उस वक्त कोई अलामात नहीं जाहिर होती। और उसके बाद जब अलामात सिम्टोमेटिक हो जाता है तो उसके बाद ही आपको पता लगता है, या आप टेस्ट कराते हैं तो पता लगता है। तो ऐसा हुआ होगा। दूसरा, इसमें एक
तकरीबन 30% लोगों को बीमारी गुजर भी जाती है तो कोई अलामात नहीं होती, साइलेंट रहती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब का मामला है वो उसमें ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि इसको इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देना कि ये कोरोना भी फ्रॉड है और वैक्सीन भी फ्रॉड है। तो और ये हमारे लीडर्स अगर ये कहेंगे जिनकी फॉलोइंग है चाहे जितनी भी है, तो ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है, बिकॉज ये लोग तो हमारे रोल मॉडल हैं और हमारी आवाम आगे ही बहुत वल्नरेबल है, बहुत सुपरस्टिशियस है। और अगर ये कहेंगे तो उनके तो सजेस्टेबिलिटी और परसेप्शन बहुत ही डिस्टॉर्टेड जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली इन कोरोना एंड वैक्सीन परसेप्शंस हैव बिकम स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। रियलिटी ये है कि 100% कोरोना मौजूद है, जान ले रहा है, और मैं इसको थर्ड वर्ल्ड वॉर कहता हूं क्योंकि 30 लाख जिंदगियां जा चुकी हैं। एब्सोल्युटली राइट। अब एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, मैं यहां पर ब्रेक लूंगा। डॉक्टर साहब बड़ी जबरदस्त बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि हम लोग कॉन्स्पिरेसीज में ज्यादा पड़ जाते हैं। हम लोगों का अलमिया है कि हम हकायक को झुटला देते हैं, कॉन्स्पिरेसीज में पड़ जाते हैं, हमें एक्चुअल चीज नजर नहीं आती और जो झूठ होता है वो एक्चुअल बन के सामने खड़ा हो जाता है। ये अलमिया की बात है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, गफूर हैदरी साहब भी मौजूद हैं, अली मोहम्मद खान साहब से मजीद डिटेल में बात करनी है और डॉक्टर साहब से सिम्टम्स का भी पूछना है आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। बात तो कंडेम करने वाली थी, लेकिन अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने कंडेम करना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि साथ ही में ये कह दिया कि उनके जो लीडर कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं। मैं दोबारा उनसे बात कर लेता हूँ। गफूर हैदरी साहब, अगर आप मजम्मत करना चाहें तो कर सकते हैं, जाहिर है मैं अपने अल्फाज आपके मुंह में तो नहीं डाल सकता, आप इसमें पूरा इस्तेहकाक रखते हैं, लेकिन साथ साथ ये ज़रूर कह दीजिएगा कि सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन के नाम पर इत्तफाक हुआ या नहीं हुआ? आपके PDM के बैनर तले मामलात सेटल हुए या नहीं हुए? अगर इत्तेफाक हुआ है तो किसके नाम पर हुआ है, और अगर कोई नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा? हैदरी साहब जी बिल्कुल हुआ है। तय हुआ था कि पीपल्स पार्टी चेयरमैन का इलेक्शन लड़े, JUI डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन लड़े, और मुस्लिम लीग नून जो है वो कायदे इख्तिलाफ है। तो फैसले को तब्दील किया जाता है तो फिर PDM बाहमी मशावरत से तब्दील करे ना। पीपल्स पार्टी अलग दावेदार न बन जाए। अगर पीपल्स पार्टी PTI का हिस्सा है, जब हर बात मशवरे से तय होती है, माजी में भी तय हुए बहुत सारी, अगर बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो पीपल्स पार्टी ने अपने तौर पर की है, लेकिन फिर भी PDM ने उनकी हिमायत की है। तो इसको खामखा बिला वजह जो है वो वजह तनाज़ा बनाया जाता है। तो हमारी नजर में तो ये कोई ऐसी बात भी नहीं है कि अपोजिशन मिलने से कोई सर पर ताज लग जाए। या बुनियादी बात तो किरदार की होती है ना, कि कौन अपोजिशन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें, मौलाना साहब, दो चीजें जो मैंने आपकी गुफ्तगू से सुनी है, एक तो जहां आपको पीपल्स पार्टी को PDM का हिस्सा कहना था, वहां आपने PTI का हिस्सा कह दिया, वो शायद स्लिप ऑफ टंग हो सकता है। दूसरी जगह आपने PDM कहना था, उसे आपने PTM कह दिया, वो भी स्लिप ऑफ टंग हो सकता है। चले, मैं इस पे आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगता, लेकिन ये जरूर बता दीजिए कि अगर पीपल्स पार्टी साथ छोड़ जाती है तो क्या फिर भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बतौर इत्तेहाद कायम रहेगा? आपको लगता है मौलाना साहब? देखिए, हमारी तो ख्वाहिश है रोज अव्वल से चुन कर पार्टी को साथ मिला रहे हैं और अल्लाह के फजल से इस वक्त 10 जमाते हैं। तो मजीद हमारी कोशिश होगी, पीपल्स पार्टी किसी बात पर इख्तिलाफ करेगी ना, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको कायल करें। तो ऐसी बात हम दरमियान में नहीं छोड़ेंगे जिसकी वजह से कोई ऐसा मुश्किल पेश आए। लेकिन अगर बिलफर्ज उन्होंने फैसला ही कर लिया है कि PDM के साथ नहीं चलना, तो फिर हम किस तरह उनको चला सकेंगे? आपका ओपिनियन है, बिल्कुल ठीक है। मैं अली मोहम्मद खान साहब की तरफ जाता हूँ। अली मोहम्मद खान साहब, आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा और मौलाना फजल रहमान साहब ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुलाकात के बाद, और मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि मैं डेथ सेल में ज़िंदगी गुजार चुकी हूँ, मैं अगर जेल चली भी जाती हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन 26 मार्च को मुझे पेशी पर बुलाने का मकसद सामने आ जाता है कि लगता है ऐसा है कि ये प्लान्ड था। इसके ऊपर आप कैसे कमेंट करेंगे अली मोहम्मद खान साहब?
देखें उन्होंने कोई जेल में वक्त गुजारा है तो वो उनको मुबारक हो, ये कोई फख्र की बात तो नहीं है। मुल्क और कौम के लिए मोहम्मद अली जिन्ना साहब जैसे लोग अगर जेल काटें, या आज़ादी से पहले कुछ हमारे लीडर जो है वो जेल गए, जैसे बादशाह खान बाबा गए, हमारे उलमा कराम जो है उनकी सोबतें गुजरी। मौलाना साहब गफूर हैदरी साहब की जमात के अपने लीडर मौलाना जो है मुफ्ती महमूद साहब, उन्होंने बड़ी सोबतें बर्दाश्त की भुट्टो साहब के दौर में, अपोजिशन लीडर थे। और किताबें जिस तरह लिखती हैं, हमारी तो पैदाइश उस ज़माने की नहीं है, लेकिन ये लिखा जाता है कि जिस तरह से उनके साथ बदतमीजियाँ की गई और असेंबली में से उठा उठा के बाहर फेंका गया। और मुझे आज भी याद है जिस तरह काजी हुसैन अहमद साहब जैसे लोगों की दाढ़ियाँ खींची गई और जेलों में डाला गया। तो अगर आप एक सियासी जद्दोजहद में जेल जाते हैं वो तो ठीक है, वो तो एक सियासतदान के सर का ताज होती है, लेकिन अगर करप्शन केसेस में आप अंदर जाते हैं, देखें जमील साहब, हम एक महज़ब कौम है, 22 करोड़ अवाम है, और उसमें बहुत से लोग काबिल पढ़े लिखे लोग हैं, कोई सारे ऐसे नहीं है, कोई सारे जो है वो हलवा पराठे वाले और कीमे के नान वाले नहीं होते, समझ बूझ भी किसी की होती है। एक शख्सियत ने कहा था कि मेरी पाकिस्तान से बाहर तो क्या, पाकिस्तान के अंदर भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो मरियम बीबी थी। एक सियासी लीडर के लिए सबसे बड़ी मौत होती है कि वो कज़ब बयानी करे। वो उसका उर्दू वाला लफ्ज में चलो यूज नहीं करता, समझने वाले समझ गए होंगे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर अपने किसी अमल की वजह से आप जेल में गई हैं तो वो तो कोई फख्र की बात नहीं है। हाँ, अगर पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए कोई बहुत बड़ी कुर्बानी आपने दी होती। लेकिन आप पर इल्जाम लगा गई है ना कि आपका ये प्लान था कि 26 मार्च को लॉन्ग मार्च नहीं हुआ तो चलो मरियम को बुला लें, और उन्होंने अब रैली निकाल कर पहुंचने का फैसला किया है। तो व्हेन विल द स्टेट एक्ट? अली मोहम्मद खान साहब, स्टेट कब एक्ट करेगी अगर रैलियां निकाल कर मुजरिमीन और मुल्ज़मान पहुंचेंगे पेशियों पर? तो देखें 26 मार्च को जो अपोजिशन का लॉन्ग मार्च था या जो भी मार्च था, क्विक मार्च है बेसिकली, वो तो गफूर हैदरी साहब के लीडर ने खुद ही उसका जनाजा पढ़ा दिया। गोरकन उसके आसिफ अली जरदारी साहब हैं उस तहरीक के, और 40वां उसका भी होना बाकी है। तो वो उसके तो हम नहीं जिम्मेदार ना। अगर आपस की आपकी लड़ाई है, अभी भी गफूर हैदरी साहब ने जिस तरह पीपल्स पार्टी की क्लास ली है, हालांकि मैं अगर मेरे से पूछे, मैं चूंकि खुद एक डेमोक्रेट हूँ और मैं एक लॉयर भी हूँ, तो मैं तो लॉजिकली चीज़ को देखता हूँ। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन में सेनेट में जिसकी भी अददी अक्सरियत है, जैसे कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की अददी अक्सरियत है तो अपोजिशन लीडर उनका बनता है जी। तो जिसकी भी अददी अक्सरियत अपोजिशन पार्टी 3-4 उधर हैं, जिसकी ज्यादा है उसका हक बनता है, बाकी इनके अपने फैसले। अब इनकी हलवे पे चीना जपटी है, उसमें मैं क्यों अपने दामन जो है वो गंदा करूं? करने दें इनको, कौन सा ये पाकिस्तान के मफाद में निकले थे। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि यार को खुदा का खौफ करें। नैब एक आईनी इदारा है, आप हमें लेक्चर देते हैं, आप खुद वही करते हैं, आप वहां जा रहे हैं। कितने मुलजमीन को इजाजत, यहाँ पे आपने देखा होगा जमील फारूक साहब, आजकल बड़ा ट्रेंड है फेसबुक पे, ये 2 नंबर किस्म के अठाई गिरे नहीं होते, ये जो लैंड माफिया टाइप, बड़ी बड़ी गाड़ियां, प्राडोएं और बंदूकें, पता नहीं क्या क्या ड्रामे, पीछे 30-30 गाड़ियां लगाई होती हैं। ये बड़ा ट्रेंड हो गया। यानी कि पाकिस्तान में जुर्म को जो है वो फैंटासाइज कराया जा रहा है। तो वो तो फिर कल को वो लोग भी आके 50-50 गाड़ियों की रैलियों में जा रहे होंगे नहब और अदालतों में। ये कौन सा ट्रेंड है? देखिए, खुदा का खौफ करें। वो भी एक जमाना था, और गफूर हैदरी साहब भी उनको समझाएं, अपने लीडर को समझाएं कि वो बीबी मरियम को बताएं कि लाखों लोग उनके साथ नहीं जाएंगे। उनको मिसाल बताएं कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक दफा अदालत में आए और वो अदालत में बैठा काजी सिर्फ उनके एहतराम के लिए खड़ा होने का नहीं, तुम क्यों मेरे लिए खड़े हुए, क्या तुम ये दूसरे के लिए खड़े हुए? ये तुम्हारा खड़ा होना जो है तुम्हें डिस्क्वालीफाई करता है। इस तरह का एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। लाखों लोग ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं? अली भाई साथ रहिएगा। जुर्म नहीं किया तो लाखों लोगों के ले जाने, और लाखों माँ को वैसे है कोई नहीं, कराए के वो जितने हैं वो हम सब हमें नजर आ जाता है, बाकी कोरोना की नजर हो जाएंगे। मैं जरा डॉक्टर साहब को आपकी इजाजत से शामिल करता हूँ।
अली साहब? डॉक्टर साहब शरीफ आदमी, उनको किधर खींच के ले आए नहीं, उनको लाना जरूरी था अली भाई, उनको लाना जरूरी था। उनसे सिम्टम्स पूछेंगे क्योंकि जाहिर है कि वो ज्यादा टेक्निकली चीजों को समझते हैं। डॉक्टर साहब, वो तो बीमारी, जिस्मानी बीमारी को बता सकते हैं, रूहानी बीमारी का कैसे बताएंगे? तो रूहानी बीमार है भाई। करप्शन की बीमारी का डॉक्टर साहब के पास क्या इलाज है? डॉक्टर साहब, सिम्टम्स क्या है कोरोना के, अभी जो नई स्ट्रेन आई है? डॉक्टर जावेद साहब। जी देखें, सिम्टम्स तकरीबन वही हैं जो पहले थे, और ये भी समझने की चीज़ है कि काफ़ी लोगों में ये एसिम्टोमेटिक भी रहती है, यानी कि कोई भी अलामत नहीं होती। और जिन अलामात जो इसकी वही हैं, गले में खराश, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, जिस्म का टूटना, और उसके बाद जिन लोगों में तशवीश ज़्यादा होती है उनमें सांस की तकलीफ़ होना। सिर्फ इस नई जो B117 जिसमें हम 17 वेरिएशंस आ गई हैं इस वायरस में, पहले की निस्बत जो यूके से अब पाकिस्तान में भी अनफॉर्चुनेटली एंटर हुई है, इसमें जो ज़्यादातर देखा गया है कि डायरिया ज़्यादा है, सूंघने की और जायके की जो सलाहियत है उसका चला जाना, और अब ये बच्चों को भी अफेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। और इसकी जो ट्रांसमिशन पोटेंशियल है कि एक इंसान से दूसरे को लगने का अगर 75% यानी कि चांस बढ़ गया है, तो ऑब्वियसली इसका इन्फेक्टिव पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो गया। अब इसकी म्यूटेशन या इसकी जो वेरिएशंस आ रही हैं उसको तो नहीं रोका जा सकता। इसका सिर्फ सादे लफ्ज़ों में हमें आपके सुनने और देखने वालों के लिए ये होगा कि एहतियात और भी स्ट्रिंजेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 75 टाइम्स ज़्यादा हो गई है कि ये आपको लगने का इसका पोटेंशियल, तो और किसी हद तक ये ज़्यादा विरुलेंट भी हो गई है, ज़्यादा डेंजरस भी हो गई है, ज़्यादा जानलेवा भी हो गई है। तो इसलिए जो एहतियात है, जो कि हम बार बार कहते रहते हैं कि मास्क नामी जो चीज़ है इसकी ज़ीरो टॉलरेंस हो, फिज़िकल डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा रखी जाए, और ख़ासकर हमारे लीडर्स को, चाहे ये इलेक्शन जीतें या हारें सेनेट में, तो मैंने देखा कि बगलगीर हो रहे थे और सब कुछ मुबारकें हो रही थी और एक दूसरे से कंसोल भी हो रहा था। अनफॉर्चुनेट है कि अगर वहाँ पे हम नहीं इनको कंट्रोल कर सकते कि 100% मास्क नहीं पहनेंगे, तो फिर बहुत सारे लोग वल्नरेबल हो जाएंगे। और डिस्टेंस पे रहें, प्यार वैसे दूर से ही एक्सप्रेस कर लें, डिस्टेंस पे रहें, प्यार मोहब्बत आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, हाथों के जरिए कर सकते हैं। ख्वातीन हज़रात, एक ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब को पहले शामिल करेंगे ब्रेक से, ताकि इसके ऊपर एक और इम्पॉर्टेंट कमेंट उनसे जानना ज़रूरी है कि ठीक है, फिज़िकल या तबई प्रॉब्लम का तो इलाज है, और ना दिखने वाला दुश्मन भी इंटेंजिबल होता है, लेकिन ये रूह का इलाज कैसे किया जाए? आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान की अक्सरियत मिथ्स पर बिलीव करती है, कॉन्स्पिरेसीज पर बिलीव करती है, और कोरोना से मुतालिक भी कॉन्स्पिरेसीज पर लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं, जादू टोना समझते हैं, अब रूहानी इलाज की तरफ चले जाते हैं। तो मैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब से सवाल करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, काफ़ी कम मौका मिला आपको बोलने का, लेकिन फिर भी यहाँ पर पूछना बनता है कि वो तमाम लोग जो समझते हैं कि ये रूहानी इलाज से ठीक हो जाएगा, एक तो उनके लिए फरमा दीजिएगा। दूसरा, एक दफ़ा अगर कोरोना हो जाए तो क्या ये दोबारा भी हो सकता है डॉक्टर जावेद साहब? जी हाँ, बिल्कुल दोबारा हो सकता है जी, और होता भी है। और दोबारा क्या, 3-3 दफ़ा मैंने देखे हैं पेशेंट्स जिनको हुआ है। और क्योंकि जब कोरोना के अगेंस्ट जब आपको हो जाता है और जो कुव्वत मदाफ़त पैदा होती है वो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ नहीं होती, यानी कि वो आपको मज़ीद अटैक से नहीं रोकती। तो जो वैक्सीन के बाद आपकी कुव्वत मदाफ़त पैदा होती है 3-4 हफ्ते में, वो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ हैं, एंटी स्पाइक एंटीबॉडीज़ हैं, तो वायरस की अटैचमेंट को रोकती हैं आपकी बॉडी से, वो वायरस के अगेंस्ट नहीं होती। तो इसलिए ये तो वायरस की जो अटैचमेंट है टू योर लंग्स, उनको रोकने की है। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि रूहानी इलाज, वो ज़ाहिर है मैं तो एक फिजिशियन हूँ, मैं तो जितनी अल्लाह ताला ने मुझे जहन में जितनी ताकत दी है और वो ही शफा देता है, और तो कोई शफा नहीं देता। रूहानी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए थे और उन्होंने भी एक तबीब से
कंसल्ट किया था और उस पर अमल भी किया था। तो मैं समझता हूँ कि उनसे बड़े रूहानियत के चैम्पियन कौन हो सकते हैं, वो तो हमारे रोल मॉडल हैं, हम उनके खाक के बराबर भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने ही शफा डालना होता है, वो जिसमें मर्जी डाल दें। वो तो देखें वो तो मुताज नहीं है, हम उसके मुताज हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें जहन दिया है, अकल दिए है, डॉक्टर्स दिए हैं, उनको एक यहाँ तक कहा गया कि चीन चले जाओ चाहे तुम्हें तालीम हासिल ज़रूर करो। तो हम लोगों ने की 5-5 मुल्कों में हम काम करके आए। तो अगर हम कुछ थोड़ी सी चीज़ समझते हैं और हमें यकीन है कि अल्लाह ताला हमें ज़रिया बना सकता है, हमारे हाथ में शफा नहीं है, तो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि और ये सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आप मुआलिज को दिखाएं, आप मुस्तनद लोगों को दिखाएं और उनके अमल करें। और मैं समझता हूँ कि ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि यहाँ पे परसेप्शन आर स्ट्रॉन्गर दैन रियलिटी। रियलिटी ये है कि ये बहुत डेंजरस चीज़ है और इससे बहुत सारे लोग मर रहे हैं। और पाकिस्तान में भी 1 घंटे का आपका शो है, 3 या 4 कीमती जानें जा चुकी होंगी और अभी भी हम अफसानों में पड़े हुए हैं, जबकि शुरू पे हमें वाकया ही नहीं पता था क्या चीज़ काम करती है, इसमें क्या नहीं करती, दिसंबर 2019 से। लेकिन अब हमें बहुत समझ लग गई है और एक अच्छी चीज़ ये हुई है, 2 बीमारी वर्स्ट होती जा रही है। इस वक्त हम एक ऐसी सूरत हाल में हैं जो इंतहाई डेंजरस सूरत हाल है, लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि अब डॉक्टर्स को, मुस्तनिद डॉक्टर्स को एक्सपीरियंस के साथ, मुशाहिदे के साथ और स्टडीज़ की हमने की 39,000 लोगों की स्टडी पाकिस्तान में, प्रोटेक्ट स्टडी। तो अब हमें समझ लग गई है व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क। तो उसका भरपूर फ़ायदा हासिल करें, जल्दी जाएं, अपने मुस्तनिद डॉक्टर के साथ जाएं और उसकी बात मानें। बिल्कुल ठीक है, जल्दी जाएं, मुस्तनिद डॉक्टर के साथ जाएं और इर्द-गिर्द लोगों को भी प्रोटेक्ट करें, इर्द-गिर्द के लोगों को भी प्रोटेक्ट करें। बिल्कुल ठीक बात है। डॉक्टर साहब साथ रहिएगा हमारे। गफूर हैदरी साहब, आपने जवाब देना तो नहीं है लेकिन मैं फिर पूछ लेता हूं। अब देखिए ना, बिजली की कीमतों में फी यूनिट इजाफा, वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी एंड दिस वाज द बेस्ट टाइम फॉर द लॉन्ग मार्च। दिस वाज द बेस्ट टाइम कि आप लोग निकलते अगर आपको आवाम का ख्याल था। तो फिर ये बताइए कि लॉन्ग मार्च हो सकता था, आपने नहीं किया, क्यों नहीं किया? करना चाहिए था ना हैदरी साहब? ये सवाल हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्तों से करें ना कि इस मौके पर जब तैयारियां भी मुकम्मल थी तो उन्होंने वक्त मांगा। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, रमजान के बाद लॉन्ग मार्च हो भी कोई दूर नहीं है। हम चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी शरह सदर के साथ मुतमईन हो के हमारे साथ, और हम कोई जबरदस्ती उनको घसीटना नहीं चाहते। जमहूरियत हम सब की जरूरत है, आमिरियत हम सबकी नफरत है। तो हम अगर मिल के चलेंगे तो कुव्वत इतनी मजबूत होगी, अगर अलग अलग होंगे तो फिर वो जद्दोजहद कमजोर पड़ जाएगी। तो हम तो हमेशा जमहूरी इदारों की बहाली, इस्तेहकाम के लिए अपनी जिंदगी खपाई है। पीपल्स पार्टी की भी जमहूरियत के हवाले से कुर्बानियां हैं। तो हमारी पूरी कोशिश होगी। अभी 4 को उन्होंने अपना इजलास रखा, 4 के बाद फिर हम देखते हैं इंशाअल्लाह अज़ीम कि वो क्या फैसला करते हैं और अल्लाह करे कि वो लॉन्ग मार्च। मौलाना साहब, मुझे बस सिर्फ एक बात पे हंसी आती है कि मौलाना फजल रहमान साहब के बयान के ऊपर मैंने आपका कमेंट मांगना चाहा, क्योंकि आप उनकी तर्जुमानी करते हैं। तो आपने कहा कि जाकर मौलाना फजल रहमान साहब से पूछें, और आपने कुछ और बातें कह डाली जो कि पहले से भी ज्यादा सीवियर थी। मैंने आपसे पूछा कि पीडीएम अब लॉन्ग मार्च क्यों नहीं कर रही, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो आपने कहा जाके पीपल्स पार्टी वालों से पूछें। तो इसका मतलब तो फिर यही हुआ ना कि पीडीएम मुत्तहद नहीं है, फूट पड़ चुकी है। एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। मैं जरा अली मोहम्मद खान साहब, अली भाई, अब बड़ी महंगाई हो रही है। अब आप देखें ना कि वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी 5.65 रुपए फी यूनिट बिजली महंगी करने की। जब IMF के कहने के ऊपर महंगाई होनी है तो फिर आप लोग नोटिस किस चीज के लेते हैं? अली भाई, मुश्किल सवाल है फारूक साहब। देखें, कोई भी हुकूमत, खासकर हमारी हुकूमत जो रिफॉर्म हुकूमत है, उसके लिए बड़ी मुश्किल फैसले हैं, क्योंकि हमारी तो वाहिद ताकत ही अवाम है। और 22-23 साल इमरान खान साहब ने इन अवाम में जदोजहद की है। जमहूरी के आलम में आपको कुछ सख्त फैसले जो है वो करने पड़े हैं, क्योंकि जब जिस तरीके से ये खजाना हमारे हाथ मिला है, 2 ऑप्शन थे जनाब वज़ीर आज़म साहब के पास। एक तो ये ऑप्शन था कि मियां नवाज शरीफ साहब की तरह मजीद कर्जों पे कर्जे लेते और रुपये को एक आर्टिफिशियल तरीके से मेंटेन रखते, अपने 5 साल किसी तरीके से गुजारते, बड़े वोट गेट रहे
गेटिंग के लिए कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस करते और उसके बाद यही जिम्मेवारी अगले लोगों पर डाल देते। किसी न किसी ने ये सख्त फैसला करना था। अगर इमरान खान एक सियासी रहनुमा होते तो वो पहला काम करते। आदमी है, उसने फैसला की फिस्कल पॉलिसीज, इसको डिसिप्लिन करना है, इस मुल्क को इस कर्ज और उसके इल्जाम से निकालने के लिए सख्त फैसले करने हैं। कभी ना कभी किसी न किसी ने वो जराही करनी थी। जिस तरह कैंसर के मर्ज में सरतान को काटा जाता है, मुश्किल फैसला सर्जन करता है। इमरान खान साहब को मुश्किल फैसला करना पड़ा। उनको पता है मैंने सियासी कीमत चुकानी है, लेकिन किसी न किसी ने तो ये मुल्क ठीक करना है। सो मुश्किल काम के लिए अल्लाह ने इमरान खान साहब को चुना। लेकिन अब आपकी मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ, एक खुशखबरी है, अच्छी बातें भी हैं कि अल्लाह ताला के करम से वो इनिशियल मुश्किल हालात से कौम निकल गई है। वो फिस्कल डिसिप्लिन आ गया। ये बड़ी अच्छी बात कह दी है आपने अली मोहम्मद खान साहब। तो फिर ये बताइए कि जो बजट आ रहा है जून में, इस बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए और पब्लिक के लिए कुछ रिलीफ, कुछ बेहतरी है या मजीद स्पाइक होगी, इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा? क्विक कमेंट सर। देखिए, इन्फ्लेशन के बारे में तो मैं कमेंट नहीं करूँ, मुनासिब है फिलहाल बजट से पहले। लेकिन सरकारी मुलाजमीन, मैं शेख रशीद साहब, वज़ीर आज़म साहब के हुक्म पे उनसे हमने एंगेज किया, कामयाब रिलीफ मिला। कुछ का भी बाकी है, सफाई का मेरी का दे दिया और उनसे ये भी वादा है कि इंशाल्लाह अगले बजट में इंशाल्लाह ग्रेड 1 से लेकर 22 तक इंशाल्लाह अपनी बसात के मुताबिक उसमें बढ़ोतरी करेंगे इंशाल्लाह। गुड न्यूज़ इज इन द कमिंग। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगी तो जितना भी आप बढ़ाएंगे नुकसान कम नहीं होगा। तो असल में इमरान खान साहब के सामने चैलेंज महंगाई है और उस पर वो फोकस करें, दुआ करें कि अल्लाह उनको जल्द सेहत दे और दोबारा वो अपना काम तंदई से स्टार्ट कर सकें। एब्सोल्युटली राइट। जनाब अली मोहम्मद खान साहब वज़ीर मुमलिकत हैं, पाकिस्तान के कोर और सीनियर रहनुमाओं में से एक। आप अपने हल्के में मौजूद थे, एक्सक्लूसिवली आपने टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब डॉक्टर जावेद अकरम साहब DSNG लिंक पर हमारे साथ मौजूद थे। थोड़ी सी पॉलिटिकल डिबेट थी, लेकिन साथ में अवेयरनेस भी जनरेट करनी है, पब्लिक को बताना है कि कोरोना एक्चुअली है। आप रूहानी इलाज की तरफ जाएँ, ज़रूर जाएँ। हम मुसलमान हैं, हमारा बिलीफ है, लेकिन साथ साथ इलाज भी सुन्नत है, उसका ख्याल रखिए। और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने बजाय मजम्मत करने के तमाम तर बात को क्रेडिट दिया और अब मौलाना साहब की बात को डिफेंड किया है। ये अफसोसनाक अमर है। आज की नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।